आवाज जा रहा है सभी को? हाँ। चलो आज हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को टारगेट करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाए। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक यही सीखे थे कि बच्चा पार्टी की जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक सेकंड जरा चश्मा निकाल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइंड किए थे और एक सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है और यह आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। और चौथी बात यह था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिफाइंड है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम जब पढ़ रहे थे 11th में वर्क पावर एनर्जी, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स में एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता था। उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है? यही बातें हम चीजें सीखे थे। अब जैसे बताओ कि हमने यहाँ पर यह चीज देखा था कि भैया दो दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम अगर बनाए तो सबसे पहला सिस्टम हमारा बनता है दो चार्ज पार्टिकल का। Q1 और Q2 अगर पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? क्या बात समझ पा रहे, कहना चाह रहे हैं? बताओ। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह दोनों दो चार्ज पार्टिकल का अगर जो सिस्टम बनता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमें पता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया एक बात बताओ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो उस समय पे हम दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में कि कोई भी आप रेफरेंस लाइन लीजिए, इस रेफरेंस लाइन पे आप अपने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। अब इसके ऊपर जाते थे तो कहते थे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, अगर नीचे आते थे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, क्योंकि वहां पर फोर्स हम बात कर रहे थे ग्रेविटी का। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यहाँ तक कोई बताओ हमें, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो। चलो तो हमने क्या किया बच्चा पार्टी, इसको हमने एक सिस्टम बनाया था। चलो इसी को फोटो करते हैं, फोटो कॉपी नीचे आ जाओ तुम। हमने क्या किया, इसको हमने एक सिस्टम बनाया। अब बताओ जैसे ही हमने सिस्टम बनाया तो इन दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में इंटरनल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अपने आप में एक इंटरनल फोर्स हो गया। अच्छा अब बताओ अगर हो गया तो बताओ हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस चार्ज को हम फिक्स कर देते हैं। क्रॉस का मतलब पढ़ाए थे रिलेटिव मोशन में कि फिक्स हो गया। तो बच्चा पार्टी इस पे जो फोर्स लगेगा हमारा Q2 पे, या इधर की ओर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लेते हैं यह कोई एक सर्टेन इंस्टेंट है जहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा x था। बताओ जब यह Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो जो लगने वाला फोर्स होगा F21 इधर की ओर होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या, चुपके से k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। तुम बोल रहे होगे कि नहीं बोल रहे होगे, बताओ। अच्छा अब बताओ इस फोर्स के कारण इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह इधर की ओर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हम dx मानते हैं। तुम बताओ कि स्मॉल वर्क डन बाई इंटरनल इलेक्ट्रो, अब देखो इंटरनल कहो या ना कहो, ये लगने वाला फोर्स हमारा इंटरनल हो ही गया है, तो क्या डायरेक्टली हम अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शॉर्ट में ऐसा लिखा करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो लिख ही देते हैं पूरा यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या बोलोगे, कहोगे सर इसका कुछ और नहीं एफ डॉट डी एक्स हम बोलेंगे, एफ डॉट डी एक्स। तो जरा बताओगे हमें बच्चा पार्टी कि यहाँ पर जो स्मॉल वर्क डन हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कितना होगा, दोनों का बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री
तो चुपके से के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर लिख दें तो कोई तकलीफ, क्योंकि यहाँ पर cos 0 है दोनों का बीच का एंगल, तो cos 0 हमारा 1 होता है। कोई दिक्कत है? अब बताओ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ। डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा? स्मॉल चेंज, ये क्या हमारा स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ईपी लिखा कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या बोलोगे? माइनस ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जरा बताओ चुपके से एक बात कि अगर हमें डी यू इज इक्वल टू लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पर तुम क्या लिख रहे होगे? के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई तकलीफ है? नहीं। अब अगर बच्चा पार्टी अगर इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ यह हमारा डी यू जो है वो हमारा डेल्टा यू के बराबर देगा कि नहीं देगा? अब देखो जब x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि आपका डिस्टेंस r रहा होगा दोनों का बीच का, उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी u रहा होगा, और जब हमारा x का वैल्यू इन्फिनिटी रहा होगा उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का कितना मानना होगा? बताओ। 0। अरे ऊपर ही तो कल ही बताए भाई कि अगर इन्फिनिटी हो तो उस समय कितना कंसिडर करना है? 0। ठीक है, आ जाओ। तो जरा एक बात बताओगे हमें चुपके से कि अगर इसी को अगर हम वापस अगर इंटीग्रेट करें तो डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू इन्फिनिटी और माइनस कहां पर? यू एट आर पर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस यू के बराबर। समझ बात पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? यू माइनस यू। बताओ यहाँ पर के Q1 Q2 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? बताओ। -1 बाई एक्स होता है कि नहीं होता है? बताओ। और कहां से कहां तक? r से इंफिनिटी तक। बताओ ये वाला तो हमारा इसको आपने 0 माना और इसी का वैल्यू किसके के बराबर है? आपका u के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस यू इज इक्वल टू, अच्छा एक माइनस छूट गया है, ये माइनस पहले से माइनस था, एक माइनस के Q1 Q2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 बाई आर। बताओ 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू कितना? हाँ बोलो बोलो। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना निकल के आ गया? के Q1 Q2 अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 के बराबर। तो ये हमारा निकल गया दो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बोलो। बात आप माइनस साइन क्यों दिए थे Q1 Q2 को पहले? कहाँ पे? सबसे पहला ग्रीन लाइन ग्रीन पेन से तो लिखा उसमें ये वाला माइनस है, लास्ट में ये वाला माइनस है। अरे ये तो फॉर्मूला में ही भाई, ये डेफिनेशन में ही है सर। तो वो आप यूज किए ना? कहाँ यूज कर लिए हैं? ये वाला E1। तो बताओ ये वाला यहाँ पर तुम देख रहे हो जो यू आपका सिमरन समझ में आ रहा है तुम्हें जी? अरे वो शिवगामी, शिवगामी है जी, गायब हो गई है। ओ मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया है। चलो अभी थी बट अभी चली गई। अच्छा आवाज नहीं जा रहा है क्या उसे? कृतिका आ गई है? नहीं सर, वो जा रही है बनारस। शाबाश, खूब घूमे। तो बनारस में तो सत्संग नहीं, तो हमें भी पता है। वहाँ तो लगाए नहीं थे, वॉशरूम में थे। चलो आ जाओ। एक बताओ इसका ग्राफ ये कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ हमारा। ये बता चुके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत है? देखो खास बात हम तुम्हें बताए थे कि जब भी ऐसा, यहाँ पर देखो हमने चार्ज का साइन कंसिडर किया। कैसे? क्योंकि ये फोर्स आपने इधर की ओर लगाया था, तो बताओ यहाँ पर हमने चार्ज को पॉजिटिव मान के रखा था। इसका मतलब जब भी इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो इसमें आपका Q1 और Q2 को क्या रखना है? विथ साइन। कोई दिक्कत है? ये वाला हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम। जरा एक बात और, एक चीज स्टार लगाते हैं, एक बात और करते हैं। इसी बात को जो हमने ऊपर लिखा था इसको हम वापस अरे भाई तू अकेले क्यों आया? इसको हम वापस कंसिडर कर रहे हैं। और एक बात जरा बताओ कि मान लो बच्चा पार्टी, जब ये चार्ज पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है,
हम क्या करें, इसके बगल में ही, इसके जस्ट पीछे हमने एक फोर्स लगाया जिसका नाम है, मानते हैं, कहते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पर आपका एफ एक्सटर्नल। और पता है यहाँ पर हमने यह कंडीशन किया कि जो एफ एक्सटर्नल है वह लगभग आपका बराबर है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैग्नीट्यूड वाइज। बात समझ पा रहे, कहना चाह रहे हैं हम। यहाँ पर अगर तुम वेक्टर फॉर्म में बोलो तो कहोगे सर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर मेरा मोटिव यह था कि पता है कि लगभग आपका हम कह रहे हैं कि here F external nearly equal to F electrostatics such that हम पता है इसको ना, ये क्योंकि हमें पता है फोर्स इस पे इधर की ओर लग रहा होगा तो यह पार्टिकल एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, मगर हम क्या किए ना, इसके जस्ट पीछे इतना बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हल्का सा कम फोर्स लगाए ताकि बस धीरे 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 मूव करे। मतलब इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, या तुम बोलो कि जो इसका चेंज इन स्पीड है वो हमने जीरो कर दिया। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं हम? बोलो। हम बोले जैसे आपका कोई एक चार्ज था, ये वाला Q2 है, Q2 पे फोर्स हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर की ओर लग रहा था, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने कहा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा आपका F एक्सटर्नल एक लगाते हैं और ये लगभग हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर रखते हैं, ताकि यह चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका स्पीड हमेशा या वेलोसिटी बोलो वह कांस्टेंट रहे, वह चेंज ना करे। समझ पा रहे, कहना चाह रहे हैं हम? बताओ, लगभग बराबर है, मतलब हल्का सा छोटा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मगर इतना छोटा है लगभग 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 हम कह सकते हैं बराबर ही है। और इस तरह से चल रहा है कि सच दैट स्पीड या वेलोसिटी बोल भी सकते हो डायरेक्शन के कारण, स्पीड ऑफ चार्ज Q2 और वेलोसिटी भी बोल सकते हो आपका, वेलोसिटी ऑफ Q2 रिमेन्स सेम। सो यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होना चाहिए दोनों का, वह आपका सिस्टम का मतलब कौन, Q1 एंड Q2, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। तो भाई बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। बताओ इस सिस्टम पे दो फोर्स लग रहा है, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल का वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा, जीरो होगा कि नहीं होगा? बताओ। यहां से तुम बताओ क्या लिखोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखोगे। यहां से हमें एक प्यारा सा एक रिश्ता मिलेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर। हमने कैसे लिखा, देखो ये जो माइनस था ये फॉर्मूले में, इस कहां डेफिनेशन हमने कहां लिखा है, ये वाला, इस माइनस को हम इधर लेके आ गए। तो बताओ कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह माइनस ऑफ डी यू के बराबर, यहाँ पर हमने डेल्टा लिखा है तो डेल्टा यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आया दोनों को? सिमरन कोई दिक्कत? शिवगामी, अरे बोलो यार। नहीं ना, आ जाओ आगे। देखो एक चीज हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा के लिखते हैं कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स point charges of system are brought from infinite separation to desired separation, मतलब इन्फिनिटी से हम आर पर ला के रखते हैं डिजायर्ड सेपरेशन, देन द नेगेटिव ऑफ वर्क डन
देन द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। एलिन का सेट बन गया है जी सब, कहां तक बनाए हो? सर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं बना। जल्दी से करो। वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रो, वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, फोर्सेज इक्वल वर्क डन, इक्वल वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट एंड दैट ऑफ, एंड दैट ऑफ, एंड दैट ऑफ, ऐसे एंड दैट इक्वल्स, एंड दैट इक्वल change in EPE, change in EPE of system, सिस्टम, और इसे सिंपली बोल सकते हो, और सिंपली, सिंपली ईपीई ऑफ सिस्टम, सिंपली ईपीई ऑफ सिस्टम। मगर यहाँ एक कंडीशन, ये कब लगेगा? वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तभी होगा जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा सिस्टम या मतलब चार्ज पार्टिकल का जीरो रहा होगा। सिस्टम प्रोवाइडेड दैट, provided that change in kinetic energy, change in kinetic energy is zero। एक ये बात, एक नोट पॉइंट और लिख के हम बताते हैं, जरा समझना। देखो, हम पहले समझाते हैं फिर लिखते हैं। वही बातें को उल्टा बोलो जो हम लोगों ने ऊपर कर रखा था। मान लो कि ये कोई हमारा चार्ज आपका यहाँ पर प्लस Q1 हमारे पास मान लेते हैं कि रखा हुआ होगा। हमने क्या गए, हम गए इन्फिनिटी पर, जहां पर एक चार्ज हमारा Q2 है, वह भी R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हमें क्या करना है कि Q1 से R डिस्टेंस पर, Q1 से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर इस Q2 को उठा करके हमें यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा। बताओ, जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर था तो दोनों के बीच का कोई, दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, मतलब दोनों के बीच कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इन्फिनिटी होने के कारण अभी दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मगर जैसे ही इसके अंडर इन्फ्लुएंस में Q1 आएगा तो Q2 पे एक आपका Q1 फोर्स लगाने लग जाएगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा। वहीं से आपका ये, क्योंकि इसको खींच करके यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ हमें वर्क करने की जरूरत पड़ेगा। वही वर्क हमें क्या करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को हम पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान के रखते हैं आपका, बताओ, जीरो। क्या बात समझ पा रहे, कहना चाह रहे हैं हम? हाँ सर। हमने उठा के यहाँ पर रख दिया, आपका Q2 को रखा, मगर तुम बताओ क्या हमने बोला था, इस Q2 को उठाने में खास बात ये होगा कि अगर ये Q2 हमारा ला रहे हैं तो इधर की, अगर फिलहाल के लिए हम क्या चाहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को भी अगर कंसिडर करें तो उसी तभी बराबर होगा जब इधर की ओर लगने वाला हमारा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F यहाँ पर F एक्सटर्नल और यहाँ पर आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो लगभग क्या रहे, आपस में बराबर रहे। तो बताओ, यहां पर हम ये बात बोल सकते हैं, टू कंस्टिट्यूट अ सिस्टम, टू कंस्टिट्यूट अ सिस्टम, टू कंस्टिट्यूट अ सिस्टम वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग, टू ब्रिंग द constituents, to bring the constituent point charges, constituent point charges, charges from infinite separation, infinite separation to desired separation, to desired separation, to desired separation is stored, is stored in the form of,
in the form of EPE, in the form of EPE of the system। कोई तकलीफ यहां तक हमें नहीं लगता कि दो चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने और समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा, बताओ। नहीं तो जरा एक देखो, छोटा सा सवाल हम तुमसे ऐसे बोल देते हैं कि मान लो कि अगर जैसे हमारा कोई एक दो चार्ज पार्टिकल था, इसे छोटा मोटा सवाल ये है, अभी इन मान लेते हैं ये वाला हमारा चार्ज पार्टिकल Q1 है जिसका आपका चार्ज 4 माइक्रोकूलम्ब है, ये आपका Q2 है, ये मान लेते हैं आपका -3 माइक्रोकूलम्ब है। इनिशियली यह R का वैल्यू 2 मीटर पे था। कुछ देर के बाद हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल पर हमने कुछ एक्सटर्नली वर्क किया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट। क्या फटका पुड़िया बना है, ये हमने क्या बोला कि दो चार्ज पार्टिकल था हमारे पास, इनिशियली आपका ये वाला मान लेते हैं कि Q1 का वैल्यू आपका 4 माइक्रोकूलम था और ये वाला जो Q2 है हमारा, इसकी वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है और ये R का वैल्यू हमारे पास 2 मीटर मान लेते हैं। हमें इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन जाने में हमने यहाँ पर क्या किया, इसका कन्फिग्रेशन मतलब शेप हमने चेंज किया। तो बताओ चेंज किया तो ये वाला अभी भी 4 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर हमारा आपका Q2 का वैल्यू -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो रेडियस की डिस्टेंस था दोनों का बीच का वो हमने कर दिया 4 मीटर। बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो डायरेक्टली तुम क्या बोलोगे, बताओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर। कोई तकलीफ है, अरे बोलो क्या, कहां पर, सॉरी हम मिक्स कर देते। डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर क्या लिखोगे, फाइनल का वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1। इसकी तो जगह खत्म हो गया, यहीं पे नीचे लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, के Q1 Q2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जो भी इसको तुम होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो चलो कर ही देते हैं, हम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। वन बाय 4 आ जाएगा। एक सेकेंड बताओ यहाँ पर अगर आप वर्क डन लिख रहे होगे तो बताओ के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अरे पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं, बताओ Q1 का वैल्यू कितना हमारा 4 माइक्रोकूलम इंटू, अच्छा यहाँ पर तुम्हें बोले थे कि विथ साइन रखना है, यहाँ पर तुम्हें -3 रखना होगा और माइक्रो के कारण 2 बार हमारा -6 और -6 आएगा। यहाँ पर होगा R2 माइनस R1, तो R2 हमारा 4 माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 बटा कितना हमारा 8। कोई दिक्कत, 1/4, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बोलो यार, सर हाँ बोलो, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी, हाँ तो उसमें मैग्नीट्यूड में -2 रखते हैं। तू इडियट है एक नंबर का। अच्छा एक बताओ, हेक्टर से और एटमॉस्फेयर से क्या मतलब है चार्ज की वैल्यू रखने में, जब हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिख रहे थे तुम क्या बोले थे, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हमारा निगेटिव चार्ज होता तो हमारा वर्क डन आज कुछ ऐसे की ओर रहा होगा, तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम Q2 को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, इसलिए तो बोले थे कि यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें रखना होगा डेल्टा, ये चार्ज की वैल्यू को भी साइन रखेंगे। अरे बुझा रहा है हम क्या बोले हैं, हाँ सर। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36, ये 4 से 4 खा जाओ, तो 9 3 27 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 और ये हो जाएगा -27 इंटू 10 की पावर -3,
जूल, या इसी को तुम अगर लिखना होगा तो -27 मिली जूल तुम लिख दो, कोई दिक्कत है? आज एक सवाल अच्छा सा करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल आर इनिशियली held at rest, initially held at rest as shown in figure. Now they are set free, they are set free, they are set free, they are set free. Now find their velocities, their velocities when the separation, when the separation between them, when the separation between them is 2r, 2r। और ये डायग्राम तुम्हें दे रखा है। मान लो हमारा कोई आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला, यहां पर हमारा 2 चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है और एक चार्ज पार्टिकल यहां पे है। पहले वाले चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज 2q है, दूसरे वाले का मास 2m है और चार्ज हमारा q है। अभी ये डिस्टेंस r था, जब 2r होगा तब इसका स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना होगा। और ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ दिखाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, म्यू का वैल्यू 0। तुम चाहो तो इसे एक्स वाई इधर की ओर दिखा सकते हो कि हमारा इधर की ओर एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। बस 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो फटाक से। चलो हम एक बात बता, इधर समझना, घर पे ट्राई करते रहना। अगर हम यहाँ पर अगर एक सिस्टम अगर मान ले बच्चा पार्टी, सिस्टम अगर 2q एंड अगर q को मान ले तो बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तो हमें समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर सिस्टम मानते हैं। देखो खो क्या रहा है, जब हम सिस्टम मानने तो इस पर लगने वाला फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या हो गया हमारा, इंटरनल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हो गया हमारा। तो बताओ यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसको, बताओ एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं आपका। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, फोर्सेज ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0। तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, हम आता है क्या ख्याल, हम ही बता देते हैं। अभी पहले एक बात छोड़ो, 100 बात की बात, पहले एक बात बता दो, जब इसे हम रिलीज करेंगे तो उस समय दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, बोलो? 0 रहा होगा। तो यहाँ से चुपके से एक बात हमें बता दो कि यह वैल्यू हमारा u का वैल्यू 0 है हमारा, ये वाला। एक दूसरे पे फोर्स लगाया, कूदते फानते ये पहुंच गया आगे की ओर। जब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 2r हो गया तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गया, ये हमारा पहुंच गया यहाँ पर, ये वाला पार्ट 2m, और ये हमारा चला गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे चला गया। अब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस बना है ये वाला, वो चुपके से बिना बताए कुछ हमारा 2r अगर बोल दें तो हमें नहीं लगता कोई समझने में तकलीफ हो रहा होगा, कोई दिक्कत है? अब बताओ, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स लग रहा था तो इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो मान लो कि इसका वेलोसिटी हम
v1 बोल देते हैं इधर की ओर, और इसका वेलोसिटी इधर की ओर हमारा v2 बोल देते हैं। कोई तकलीफ? बोलो। नहीं ना। अच्छा एक बात और बताना, इन हमें पता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, एक नॉर्मल इधर की ओर, दूसरे वाले पे नॉर्मल हमारा इधर की ओर। मगर तुम्हें बताओ, ये वाला हमारा नॉर्मल इन1 मान, इसको हम ना थोड़ी देर के लिए 1 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि समझाने में हमें आसानी हो। इसको हम 2 बोल देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल इन1, नीचे की ओर नॉर्मल इन2। इसका खुद का एक ग्रेविटी भी लग रहा होगा, लगा डालो एक ग्रेविटी। ये वाला हमारा कितना आपका, यहाँ पर हमारा जो फोर्स लगेगा यह हमारा mg, और यहाँ पर जो ग्रेविटी लगेगा वहां पर हमारा 2mg। मगर पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या आप बताओ इसका mg और नॉर्मल एक्सटर्नल होने के बावजूद क्या कोई वर्क कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो अगर वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है तो हम सो अप्लाई कर सकते हैं, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में हम लोग ऐसे ये पढ़ चुके हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ टीएमई कंजर्वेशन, यहाँ पर तुम क्या बोलोगे कि जो हमारा टीएमई होगा हमारा वह क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसी का हम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़ा था। यहाँ पे तुम ये कर लो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का सम। फिर इसी को हम बोलते थे लॉस इन ईपी इज इक्वल टू लॉस इन ईपीई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। इसीलिए हम लॉस इन पीई बोलने के बजाय हम लोग बोलेंगे लॉस इन ईपीई इज इक्वल टू गेन इन के, या फिर गेन इन ईपीई इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का आंसर क्या आता है? दोनों तरह से सेम ही आता है। पढ़ाए कि पढ़ाए हैं? तो बताओ यहाँ हम लगा देते हैं, एक्चुअल में तो हमें पता है ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, तो हम लॉस ये लगा लेते हैं, लॉस इन ईपी इज इक्वल टू गेन इन के। गेन इन के लॉस का मतलब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करेंगे? के Q1 Q2 अपॉन आर, डिस्टेंस आर था हमारा। फाइनल तो के Q1 Q2 अपॉन 2r। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का 1/2, इसका मास हमारा 2m है, m का v1 है, तो m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2m इंटू v2 का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब रिलीज किए थे तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 था। कोई दिक्कत है? बोलो। बताओ यहाँ से हमारा के Q1, बताओ Q1 का वैल्यू हमारा 2Q और एक का Q, तो यहाँ पर 2kQ स्क्वायर बटा आर माइनस यहाँ पर भी हमारा कितना जाएगा? 2kQ स्क्वायर बटा 2r इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस m इंटू v2 का स्क्वायर। ये रिश्ता नंबर हमारा आपका एक मान सकते हैं। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ से खा पी लो, तो 2 में से एक जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा चुपके से kq स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस m इंटू v2 का स्क्वायर। यह रिश्ता नंबर चुपके से 1 मानो। तुम यहाँ पर देखोगे कि भैया यहाँ पर जो अननोन है, हमारे 2 अननोन है v1 और v2, हमारे पास रिश्ता एक ही है। एक रिश्ते और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम रिश्ते ढूंढते हुए निकले बाहर तो पता चला कि भैया बताओ कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी फोर्स एक्सटर्नल है हमारा? अरे नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है। तो बताओ हमें यहाँ पर लिखो, एक चीज पढ़े थे, बताओ मोमेंटम इज एफ इज इक्वल टू एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बटा dt। और यहां बताओ हियर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स along horizontal direction, along horizontal direction is 0. So we conserve the momentum, we conserve the momentum का मतलब लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, और बता भी चुके हैं पहले, कुछ ना कहा जाए तो we conserve the, अरे यार ये क्या माइक हो गया भाई, सब माइक डिस्चार्ज हो गया है।
जा रहा है आवाज अब सही है। आ जा, तो क्या हम बता रहे थे बताओ कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो बताओ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बताओ मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर तुम यहाँ पर चुपके से अगर लिखोगे, बताओ इनिशियल मोमेंटम हमारा पी आई इज इक्वल टू पी एफ। बताओ इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आपका 0, क्योंकि यू हमारा 0 था। फाइनल मोमेंटम, तो तुम देखोगे दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक को हमें लिखना पड़ेगा, अगर एम v1 लिख रहे हैं तो दूसरे को हमें मास मतलब 2m और इंटू वेलोसिटी माइनस लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो यहां से क्या निकल गया, v1 इज इक्वल टू 2v2। यह रिश्ता नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। बताओ क्या लिख सकते हैं, v1 का अगर पहलू पुट करो, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ कि के क्यू स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू 1/2 एम v1 का स्क्वायर। तो v1 के जगह हम रख रहे हैं 2v2, तो 2 दूना 4v2 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना है हमारा mv2 का स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हो सभी लोग? तो बताओ यहां से आपका क्या होगा, यहाँ 2 दूना 4 खा जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2v2 प्लस 1, तो 3mv2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ से v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बटा 3mr। कोई दिक्कत है? अगर तुमसे v1 पूछता तो चुपके से क्या कर लेते, सर जो v1 का वैल्यू है वह 2v2 के बराबर है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। हमें नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब देखो एक बात समझना, मान लो बच्चा पार्टी, हमें क्या करना है कि अभी तक हम लोगों को बस यह लिखना आता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल का अगर सिस्टम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे। मगर यही एक काम ऐसा हो जाता कि हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन जनरेट हो जाए कि दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लो यहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल 3-4 मान लेते हैं और हमें इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना। हमें तो पता है 2 पार्टिकल के सिस्टम का, मगर यहाँ सिस्टम में 4 पार्टिकल आ गए हैं, तो कैसे करेंगे? एक बात बताओ, क्योंकि इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी रहा होगा, 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 इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी रहा होगा। इसका मतलब बताओ कि एक से ज्यादा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। तो हमें किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखना होगा जब दो चार्ज पार्टिकल से ज्यादा हो, तो जरा सीखने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालो जरा, EPE of system, EPE of system of point charges, point charged particles, point charged particles। टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। चलो आ जाओ, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सिस्टम में ढेर सारे चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे रखे हुए हैं। जरा बताना, ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये हमारा Q3। इसी तरह करते करते हमने मान लिया कि n चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा n है। इसमें हमने क्या माना, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। जरा एक बात बताओ हमें, तो बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि इंटरेक्शन ऑफ Q1, बताओ Q1
Q1 का इंटरेक्शन किसके किसके साथ रहा होगा, मतलब Q1 पे कौन कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। तो बताओ जो Q1 पे लगेगा वह Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा। इसी तरह करते करते हमारा इसका इंटरेक्शन Q1 के साथ रहा होगा। अगर तुमसे हम पूछे इंटरेक्शन ऑफ Q2 विथ, बताओ किसके किसके साथ रहा होगा, क्या तुम Q2 का इंटरेक्शन Q1 नहीं बोल सकते, क्योंकि Q1 और Q इंटरेक्शन पहले ले चुके हैं हम, क्योंकि जितना इंटरेक्शन Q1 का Q2 के साथ है उतना इंटरेक्शन Q2 का Q1 के भी साथ है। नहीं समझे? तो इसका मतलब तो Q2 का जो इंटरेक्शन अब रहा होगा वह तुम कह सकते हो कि Q2 का इंटरेक्शन Q3 के साथ, उसके बाद हमारा Q4 के साथ ये चलता चला जाएगा। तुमसे हम एक बात पूछें कि बताओ इसी तरह से अगर हम तुमसे पूछे कि अगर चार्ज पार्टिकल जो N रहा होगा इसका इंटरेक्शन किसके साथ रहा होगा, तो कहोगे सर किसी के साथ नहीं, क्योंकि इसके ऑलरेडी पहले सब कवर हो चुके हैं। हाँ, तो एक बचा होगा N-1 वाले का पूछे तो इसका इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ Nth वाले चार्ज पार्टिकल के साथ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो शिवगामी, कोई दिक्कत? अरे तुम हो यहाँ पे जी? तो पढ़ती वढ़ती है कि ये कहाँ रहती है, जब भी इससे कुछ बोलो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद कुछ बोलती है। कहाँ हो जी तुम? एकदम इडियट है भाई। यार बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो गया है। इस माइक को तो उठा के बिना फेंक देने। हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं हमेशा, ठीक है? रात को आज हम क्लास लेंगे फिर से, ठीक है? हेलो। हाँ, रात को आएंगे तब लेंगे, क्योंकि फिर से ये माइक पूरा डिस्चार्ज हो गया है। चलो ठीक है, जाओ, रहने दो आज इतना ही। बाय। बाय। आवाज जा रहा है सभी को अच्छे से? आवाज जा रहा है बच्चा पार्टी? चलो आ जाओ। तो पता नहीं कल ऑप्टिक्स वाले क्लास में बार बार क्या हो जा रहा है। परसों भी ऑप्टिक्स वाला क्लास में वीडियो शूट करते करते अपने आप स्क्रीन क्या हो जाता है, ब्लर जैसा हो जाता है डिजिटल बोर्ड वाले का। तो वो भी कल नहीं शूट हो पाया है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। अब तो आवाज जा रहा है सही से? देखो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? अच्छा, हम लोग ये थे कि अगर मान लो कि ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हम लोग को निकालना था। हम अभी तक यह सीखे थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हो, अगर उसका हम अगर ईपीई हमें लिखना हो तो किस तरह से लिखते थे, के Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर, और विथ साइन रखना था। और विथ साइन क्यों रखते थे? क्योंकि तुम्हें बताए थे कि जब ये हमें डेफिनेशन हम डिराइव कर रहे थे के Q1 Q2 अपॉन आर वाला, यहाँ पर तुम देखो कि अगर फोर्स का डायरेक्शन हम इधर इसलिए मान पाए थे क्योंकि हमें Q2 को पॉजिटिव मान के चले थे। अगर यहाँ पर अगर हम Q2 को निगेटिव चलेंगे तो बताओ यहाँ पर जो वर्क डन होता है ये इधर क्यों होता कि नहीं होता, हमारा फोर्स इधर क्यों लगने लग जाता। इस वजह से हम तुम्हें बोले थे कि जब भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल्स के लिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो आप उसके मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं रखेंगे, भी साइन पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक उसी तरह से जैसे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेज अगर पढ़ते थे तो क्यू के कारण जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, अच्छा अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ाए, सॉरी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सीखिए, कोई बात नहीं, बस आ जाएगा 10 मिनट में। तो ये हम सीख चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे इसके, और फिर यह देख रहे थे कि अगर एक सिस्टम के कारण जिसमें बहुत नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हो और अगर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर हम बताए थे, बताओ जो Q1 का इंटरेक्शन हमारा Q2 के साथ है, Q1 का इंटरेक्शन ही Q3 के साथ है, Q1 का इंटरेक्शन वापस ले दे करके हमारा इनके पास होगा। मगर जब Q2 के पास जाओगे तो Q2 का इंटरेक्शन पहले ऑलरेडी 1 के साथ हो चुका है, इसलिए नया इंटरेक्शन Q2 का Q3 से स्टार्ट होगा, फिर Q4 के साथ रहा होगा। मतलब इंटरेक्शन का मतलब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। बात समझ पा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं? शिवगामी, आवाज जा रहा है तुम्हें? अरे तुम नींद में नहीं ना रहती है तो बोलती कहीं नहीं एक बार में कभी भी? हेलो।
भाई ये पता नहीं कहाँ रहती है। और कृतिका से बात हुआ है? ये आ रही है, कब आ रही है? तो 2 तारीख को शायद। अच्छा, आज देखो जब हम लोग लिखते हैं आपका ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर लिखेंगे तो तुम क्या बोलोगे बताओ? U इज इक्वल टू, पहले कहोगे सर Q1 का, तो Q1 का इंटरेक्शन Q2 के साथ, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1 2 था, R12 था। फिर K Q1, फिर Q3 के साथ इंटरेक्शन क्या हमारा, फिर R13। इस तरह करते जाएंगे बच्चा पार्टी। और आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका के क्यू एन डिवाइड बटा R1 के बराबर। कोई दिक्कत? मगर बच्चा पार्टी ये हो गया अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल का इंटरेक्शन विथ रिमेनिंग ऑल पार्टिकल्स प्लस, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली आप इसे नॉर्मली ऐड करोगे। अगर आप जब Q2 के पास जाओगे तो Q2 का इंटरेक्शन अब Q1 के साथ नहीं लिखोगे, किसके साथ लिखोगे? आपका Q3 के साथ है, R23। क्या समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? फिर हाँ Q2 का इंटरेक्शन Q4 के साथ, फिर क्या हमारा R24। इस तरह लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और फिर जब आप n वाले के पास पहुंचोगे तो यहाँ पर तुम चुपके से बिना बताए क्या लिख रहे होगे? R2n के बराबर। ये वाला हो गया हमारा इंटरेक्शन ईपी। अच्छा बताओ, यहाँ पर अभी हम आगे चल के ये भी सीखने वाले हैं, जो ईपी होगा आपका वह दो तरह का होता है, एक सेल्फ ईपी और एक हमारा इंटरेक्शन ईपी। जो कुछ ना कहा जाए तो हम इंटरेक्शन ईपी के कारण ही हम एज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अभी बात ये समझना कि हम Q2 का किस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह प्लस करते जाओ करते जाओ। जब हम आखिरी वाले n-1 के पास पहुंचेंगे तो Qn-1 का इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ n वाले के पास बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 माइनस इंटू n। क्या बताओ, इसके बाद हमें n वालों के लिए लिखने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि n का इंटरेक्शन ऑलरेडी सबके साथ लिखा जा चुका है। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ सर। तो सो अगर तुम हाँ देखोगे तो बताओ कि अगर हमें इस ईपी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर लिखना हो, ईपीई ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े हो तुम लोग? हाँ सर। ये आज जरूरत पड़ेगा, इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का सा है। ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स लिखे तो बताओ क्या लिखे आपका? चार्ज पार्टिकल्स का मतलब समझना। ईपीई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पर तुम क्या लिख रहे होगे बताओ? समेशन ऑफ ये पहले देखो आपका, हम मान लेते हैं कि आई एक कोई पार्टिकल है, तो आई का इंटरेक्शन अब आई के साथ लिखें, इसके i+1 के साथ जे तक। और फिर बताओ यहाँ पर क्या आपका आर आई जे के बराबर। मगर ध्यान देना, आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगा, नहीं n-1 तक। देखो आपका आई का वैल्यू फर्स्ट में n-1 तक गया, तो बताओ यहीं पर जो जे का वैल्यू होगा वह i+1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा बताओगे हमें? n तक। नहीं समझे? समझ कर। कोई दिक्कत? हाँ। समझ में आया? तो ये वाला देखो, ये फॉर्मूले हैं, इसको याद रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम लिख तो दिए हैं, मगर हम खुद बोलेंगे कि ये याद नहीं रखना है। जैसे हम तुम्हें प्रैक्टिकली बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बना बना के दिखाएं कि देखो इस अगर तुम्हें ईपी ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स लिखना हो तो दो दो का पेयर किस तरह से बनेगा, तुम यहाँ तक लिख लोगे। और देखो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, जरा समझना एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताना हमें। मान लो कि हमारे पास कोई एक 3 चार्ज पार्टिकल है हमारा, जो ये ट्रायंगल पे हमारा सिचुएटेड है। मान लो ये वाला आपका Q1 है, ये वाला बच्चा पार्टी हमारा Q2 है, और ये वाला हमारा Q3 है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर, अगर तुम इंटरेक्शन देखोगे तो अगर 1 का इंटरेक्शन हमारा Q2 के साथ, तो एक पेयर तो हमारा चुपके से यहाँ पे बन रहा होगा, ये वाला पेयर। ठीक है, एक पेयर तो हमारा ये वाला बन रहा होगा Q1 का Q2 के साथ। क्या बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताओ? एक पेयर। बताओ दूसरा पेयर हमारे पास किसके पास बनेगा? फिर हम क्या देखेंगे? Q1 का ही इंटरेक्शन Q3 के साथ, तो ये वाला इंटरेक्शन कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये वाला। बताओ आपका ये वाला। फिर बचा, अब बताओ Q1 का इंटरेक्शन Q2 और Q3 के साथ देख चुके हैं। अगर Q2 का इंटरेक्शन अब देखना होगा, क्या वापस Q1 के पास जाएंगे कि Q3 के पास जाएंगे? Q3 के पास जाएंगे, मतलब ये वाला इंटरेक्शन रहा होगा। यहाँ पर तुम देखोगे तो अगर इसी को एक फॉर्मूला तुम्हें बताते हैं, अगर हम पूछे बताओ कि नंबर ऑफ पेयर्स कितना बना हमारा, नंबर ऑफ
पेयर्स, पेयर्स तो 3 बना कि नहीं बना बताओ। तो अगर चुपके से तुम अगर लिखोगे टोटल ईपी अगर लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए साइड लेंथ है हमारा, ये साइड लेंथ है ए और ए है। तो अगर यहाँ पर ईपीई लिखोगे, ईपीई इज इक्वल टू, तो पहला लिखोगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए के बराबर, इसको बी और सी बोल दो ना, और फिर लिखोगे क्यू वन का ही लिखोगे हमारा क्यू थ्री के साथ बटा कितना हमारा ए बटा बी, और बताओ क्यू टू का एक सेकंड सी, और प्लस क्या लिखोगे हमारा के क्यू वन क्यू टू का क्यू थ्री के साथ के क्यू टी थ्री बटा डी के बराबर। कोई दिक्कत है? एक बात बताओ जरा, एक चीज तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा एनसीआर का, ये क्या बताता है, एन बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट, और आर यह बताता है कितना को सिलेक्ट करना है। मतलब आर या आर आर का पेयर एन नंबर ऑफ प्रेजेंट जितने पार्टिकल्स हैं उसका कितना पेयर बनाएगा आर का। तो बताओ कैसे, इसका फॉर्मूला तुम पढ़ाओगे क्या हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बोलो। देखो यहाँ पर देखना, तो एन का वैल्यू हमारे पास 3 था, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। आर का मतलब हुआ हम कितना लेके सिलेक्ट कर रहे थे, दो दो का सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने तरीके से रखेंगे। यहाँ पर एनसीआर का तुम बताओगे वैल्यू तो कितना आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन आर का वैल्यू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। मतलब 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लें, बताओ। मतलब ये 2 फैक्टोरियल खत्म, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको नहीं रहता, वैल्यू कितना 3 पेयर बना कि नहीं बना, क्या ऊपर सहमत हो, सही बन रहा था कि नहीं बन रहा था, अरे बोलो। आ जाओ अगला देखो, समझना तुम्हारे पास 165 166 3 पेयर्स आ जाएगा। जरा देखना, मान लो हम तुम्हारे सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मान लो कि हमारे पास ये कोई एक स्क्वायर था, और यहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए, मान लो हमारा Q1, ये Q1 Q2 ये Q3 ये Q4, और सबका चार्ज मान लेते हमारे पास Q है, ये माइनस ये Q है आपका, और ये भी हम आपका Q मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो जरा एक बात बताना, अगर हमें इसका सब साइड लेंथ ए है हमारा, अगर इसका अगर हमें ईपीई लिखना होगा, ईपीई लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो कहोगे सर देखिए सबसे पहले हमारा जो पेयर बनेगा 1 का पेयर बनाओ, एक पेयर तुम्हारा 1 को पकड़ो, और ये 1 का पेयर बताओ इसके साथ हमारा, ऐसा समझते इतना कितना पेयर लिखें, डायरेक्टली समझ जाना। देखो कैसे, पहले बताओ अगर हम Q1 का, अरे भाई डिलीट हो जा, अगर हम Q1 का लिख रहे हैं Q2 के साथ तो क्या बोलोगे, के Q1 इंटू Q2 अपॉन, या के सबका मैग्नीट्यूड बराबर ही है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर बताओ 1 का 2 के साथ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, √2a प्लस बताओ अगला कितना हमारा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। क्या सही बात है कि गलत बात, बताओ। ये हो गया 1 का इंटरेक्शन, अब प्लस करोगे, अब बताओ Q2 का इंटरेक्शन 1 के साथ अब नहीं लिखोगे, अब इसका लिखोगे 2 के साथ है, तो 3 के साथ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, फिर 2 का 4 के साथ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, ये हो गया। का भी 4 के साथ होगा, क्या बोले, 1 का भी 4 के साथ होगा। हाँ तो 4 के लिखे नहीं, इसके साथ ये लिखे, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ लिखे, हाँ। इन्हीं पे बनेगा। बताओ फिर 2 के इसके साथ, फिर इसके साथ, और 2 बना हमारा, अब इसका लिखोगे तो इसके साथ लिखोगे, तो बताओ प्लस कितना आएगा हमारा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। मगर तुम खुद बताओ क्या 4 का इंटरेक्शन आप किसी के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले लिखा जा चुका है। तो अगर तुम इसको ऐड करोगे तो के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, तो 4 के क्यू स्क्वायर बटा ए आ रहा है, 4 के क्यू स्क्वायर बटा ए प्लस यहाँ पर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बटा √2। तो उसी तरह से अगर तुम्हें अगर एनसीआर लगा करके देखते तो बताओ कितना पेयर बनता। मान लो एनसीआर लगाते तो यहाँ पर टोटल चार्ज पार्टिकल 4 था प्रेजेंट, और हमें सिलेक्ट करना है 2 2 का,
तो यहाँ पर तुम क्या लिखते, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू हमारा 2 फैक्टोरियल। तो बताओ 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये खा दो। तो 4 तिया 12 बटा 2, टोटल पेयर कितना बना हमारा, 6 पेयर्स बना। देखो 6 बन रहा था, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है। देखो समस्या तब आएगा, समस्या तब आएगा तुम्हारे पास, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 10 चार्ज पार्टिकल हो। अब बताओ 10 का पेयर लिखने में तुम्हारा 10 अगर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, टोटल अगर चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 होता है, या अब चलो 12 मानते हैं, क्योंकि बताओ कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब का या क्यूबॉइड का, 12। पता है कि नहीं होता है, हाँ हाँ पक्का सोच लो। अरे कितने 8 कॉर्नर होते हैं 8 भाई, होता है तुम लोग, हम बस मास्टर लिख देते, हम बोलते तुम समझते भी नहीं। अच्छा ठीक है मास्टर लिख दिए होगे तो सही है, लिखे होगे 8 होता है। अब मान लो तुम्हें बउआ अगर वहां पर दो दो का अगर पेयर बनाना होता तुम क्या करते, 8C2, क्योंकि क्यूबॉइड तक आता है तो इसलिए हम क्यूब का एग्जाम्पल लिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तुम इसको क्या लिखोगे, आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और डिवाइड बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, खा जाओ। 8 तो 56 बाई 2 कितना पेयर बना हमारा, बताओ 28 पेयर क्या लिखना संभव है हम लोग के प्रैक्टिकली, नहीं। है पॉसिबल। हमारे पास कोई तिकड़म बुद्धि तो होना चाहिए कि हम इसको हेल्प कर सके। मगर देखो एक समझना कि एक स्पेशल केस हमारा, पहले एग्जांपल और ले लेते हैं समझाते के लिए, कि मान लो, अरे भाई आ जाए इसे, कि हमारे पास कोई आपका एक इक्विलेटरल था, ये हमारा -q था, ये हमारा 2q था, ये हमारा 3q था, और ये वाले डिस्टेंस ए थे। तो अगर इसका ईपी अगर आपको लिखना होता तो चुपके से क्या करोगे, पहले -q को पकड़ो, बाकी के साथ लिख डालो। तो k इंटू -q² बटा ए के बराबर, एक सेकेंड 2q, और फिर प्लस 3 के माइनस, यहीं पर लिखते हैं ना, दिया जाएगा -2k⁻²। कैसे लिखे समझ में आया। अगला काम क्या लिखेंगे, आपका -3k⁻² बटा ए प्लस, ये हो गया इसके साथ, ये वाला हो गया इसके साथ। अब आ जाओ दूसरे 2q वाले क्या आ जाता, अब 2q को -q के साथ नहीं लिखना है, बशर्ते कि क्या लिख देना, आपका 3 दूना 6k⁻² बटा ए। कोई तकलीफ है, यहाँ पर तुम आराम से अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। आपका कितना बचेगा, 3 2 -5k⁻² बटा ए प्लस 6k⁻² बटा ए, यहाँ पर बच जाएगा हमारा आपका k⁻² बटा ए के बराबर। ये हमारा ईपी हो गया। मगर देखो ध्यान समझना, हम स्पेशल केस कहते हैं, जरा समझना स्पेशल केस में कि बउआ दो जो हम एग्जांपल्स लिए हैं ऊपर वाले में, तुम्हें हम एक चीज बताएं, जरा ऑब्जर्व करोगे। देखो जो ऊपर वाला था हमारा, यह जो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है कि नहीं है, मैग्नेटिक सिमेट्रिकल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और सभी का डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वजह से आपका देखो इसका इतना डिस्टेंस, ये वाला ये वाला, तो सेम पेयर इसके साथ भी बनेगा। यहाँ से भी आपका ए डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल, ये वाला फिर √2 ये थे। बात समझ पा रहे हो, मतलब सभी चार्ज के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का पोजीशन क्या है हमारा, आइडेंटिकल के जैसा है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो। तो इस केस में हमें क्या करना, इसी केस में जब ऐसा रखा हो तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, अरे भाई रुक जाओ, इफ ऑल चार्ज पार्टिकल्स have same magnitude and sign, साइन का मतलब पॉजिटिव है कि पॉजिटिव, अगर सब पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो सभी नेगेटिव होने चाहिए, कुछ इस तरह से। तब यहाँ पर अगर आपको ईपी अगर लिखने का बारी आए ना, तो चुपके से क्या करना, n/2 और क्या करना इंटू एक का एक चार्ज पार्टिकल का, एक चार्ज पार्टिकल का ईपीई विथ ऑल चार्जेस के साथ,
विथ ऑल चार्जेस के साथ। ये क्या लिखे हम नहीं समझ में आया होगा, हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। बच्चा पार्टी जो ऊपर तुमने लिखा था स्क्वायर वाला का एग्जाम्पल हम वापस लिखते हैं। ये मान लो कि हमारा स्क्वायर है, ये यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू है, एक क्यू है, एक क्यू है, ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए है। अगर यहाँ पर अगर हम ईपी अगर लिखने की कोशिश करें ईपी, तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पर एन क्या है हमारा, ये आपका है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। बताओ यू का वैल्यू कितना लिखोगे, यू का वैल्यू लिखोगे आपका के, एक को पहले नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4, तो 4/2, कोई एक को पकड़ो और सबके साथ लिख डालो। तो बता ये वाला इसको हमने पकड़ लिया, मान लो यहाँ वाले का हमने इसको पकड़ा, इसका हम सबके साथ ईपी लिख डालते हैं। मतलब इसका इसके साथ ईपी, इसका इसके साथ ईपी और इसका इसके साथ ईपी। तो जरा आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा हमारा आपका, पहले वाले पे लिखोगे तो के क्यू स्क्वायर बटा ए, तीसरे वाले के साथ जाओगे तो के क्यू स्क्वायर बटा √2a, और वापस यहाँ पर हमारा के क्यू स्क्वायर बटा ए। अगर यहाँ पर ईपी लिख रहे होगे तो 2, यहाँ पर अंदर में क्या आएगा हमारा 2 के क्यू स्क्वायर बटा ए प्लस के क्यू स्क्वायर बटा √2a, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 के क्यू स्क्वायर बटा ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बटा √2a। बताओ देखो ऊपर वाला सेम आ रहा है, 4 के क्यू स्क्वायर बटा ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बटा √2a। कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे? हेलो 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 हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। नहीं, जरा आ जाओ, हम मान लेते हैं कि देखो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जरा तुम समझाओ हमें कि अच्छा सर कहते सर कि अगर नॉन आइडेंटिकल होता तब तो भैया लिखना पड़ता, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर ज्यादा दे रखा है तो उतना ही कैलकुलेटिव बन कर पाएगा जितने में लगभग 2 से 3 मिनट में तुम पेयर बना करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बना देगा 50 से 50 100 1 लाख पेयर कि भाई सब किसी से बने ही ना, वो ऐसा नहीं देगा, वो तो पागल थोड़ी बनाने वाला पेपर। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ये वाला, ये वाला क्यूब है और हर कॉर्नर पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा है। ये वाला हमने यहाँ पर बोला कि सब पे हमारा क्यू है, क्यू 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 क्यू, ये रखा हुआ, साइड लेंथ हमारा क्यूब है तो सबका बराबर है। हमें यह ईपीई ऑफ सिस्टम लिखना है, ईपीई ऑफ सिस्टम। अब देखो आपका ईपीई ऑफ सिस्टम लिखोगे आपका, तो क्या ईपीई ऑफ सिस्टम, तो बताओ नंबर क्या पेयर बनाओगे तो पेयर तुम खुद बताओगे। 8 हमारे पास था, टोटल कितना हमारे पास 2 का सिलेक्ट करना, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसी का वैल्यू शायद 28 आ रहा था ना जी, हाँ शायद 28 आया था, हाँ 28। तो बताओ उतना लिखना पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना हमारे पास 8/2। और देखो यहाँ पर और एक बुद्धि लगा, अगर भगवान बुद्धि दिया तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक का सभी के साथ लिखने के बजाय हम ऐसा करते हैं, देखो बताओ इस चार्ज पार्टिकल का अगर सबके साथ लिखना ही है ना ऐसे ऐसे करके पेयर बना करके, तो हम एक काम करते हैं ना, यह देखते हैं कि यह ए डिस्टेंस कितने पे है आपका। बताओ यह 3 चार्ज पार्टिकल से ए डिस्टेंस पे है, बोलो। हाँ तो हमने इसके साथ लिख डाला, इसके साथ लिख डाला और इसके साथ लिख डाला, ताकि समझ में आ जाए कौन कौन। यहाँ पर हम क्या कर दें, 3 के क्यू स्क्वायर बटा ए प्लस, जरा बताओ ये वाला हो गया हमारा। अब क्या करो हमारा, यह क्यू वाले का, अब देखो √2a वाला डिस्टेंस पे, तो ये √2a वाला एक ए है हमारा, √2a डिस्टेंस पे डायगोनल पे एक √2a पे है, और एक √2 यहाँ पर भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये वाला एक ए हमारा है। तो यहाँ पर भी 3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यहाँ पर क्या करेंगे हमारा 3 के क्यू स्क्वायर बटा √2a,
और एक आखिरी जो बच गया वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका हमारा √3 डिस्टेंस पे था, तो 3 k² बटा √3। हमें नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए, बोलो नहीं। बताओ क्या आएगा, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा हमारा 3 और 3 एक ये √2 है ना, √2 है तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 k² बटा a, और ये हो जाएगा हमारा आपका 4 तिया 12 k² बटा √2a, और ये हो जाएगा हमारा 4 k² बटा √3। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत है। जैसे अब मान लो तुमसे सवाल दो कुछ ऐसा बनाएगा, मान लो यही वाले सिस्टम को हम पकड़ते हैं, हल्का सवाल है, बस ओरली बता दो कैलकुलेट करके। मान लो अभी ये डिस्टेंस था, चलो हमने क्या किया ना, हमें फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड टू find work done by external agent is required to change the distance between charged particles A to A। मतलब ये पहले ऐसे था, इसको हमने क्या किया ना, इन सबके बीच का डिस्टेंस को हमने 2a कर दिया, ए वाला डिस्टेंस को, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यू पहले आई लिखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो बताओ कितना था हमारा, यहाँ पर देखो तो k² बटा a था हमारा, और ये क्या बाहर निकालो 12 प्लस 12 बटा √2 और प्लस क्या था हमारा 4 बटा √3। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा पार्टी? अच्छा यू फाइनल लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज आने वाला है, जहां ए था वहां 2 ही हो जाएगा, बाकी सब पे कोई फर्क पड़ेगा? बुझाया कि नहीं बुझाया बताओ। और हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल्टा यू के बराबर। हाँ एक्चुअल में होता है ये वाला फॉर्मूला, और कुछ ना कहा जाए तो हम समझेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही समझेंगे, और इज इक्वल टू किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल किसके बराबर, k² बटा 2a के बराबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, k² बटा पहले तो आपका फाइनल था ना, तो 2a, और ये वाला हो जाएगा आपका 12 प्लस 12 बटा √2 प्लस 4 बटा √3 माइनस k² बटा a 12 प्लस 12 बटा √2 प्लस 4 बटा √3। तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो कि भैया k² बटा a कॉमन है, बाकी हमें बचेगा इतना ही, ठीक है, 1 माइनस बचेगा, 1/2 -1 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम इतना ही छोड़ देते हैं। कोई तकलीफ हो तो बता दो, इतना जूल हमारा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ तो बताओ। चलो आ जाओ, देखो अब हम एक चीज तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे थे, जब ईपी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, कि भैया जो ईपी होता है ना वो दो तरह के थे, एक इंटरेक्शन, एक हमारा सेल्फ। जो अभी हम कुछ ना कहा जाए तो वो इंटरेक्शन था, जो अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबके सब हमारा इंटरेक्शन ईपी ही है, और कुछ ना कहा जाए तब भी हमें इंटरेक्शन ईपी ही समझना है। फिर एक सेल्फ ईपी का एक नाम आता है, तो जरा हमें आ जाओ, ये होता क्या है एक्चुअल में, हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसी को आप इलेक्ट्रिक भी बोला करते हैं,
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा मान लो हम एक कहते हैं, ये जो होता है ना, ये पहला होता है आपका सेल्फ ईपीई, सेल्फ ईपीई, और दूसरा होता है हमारा आपका इंटरेक्शन ईपीई, इंटरेक्शन ईपीई। पहले समझाने की कोशिश करते हैं। आज एक लाइन लिख दें पहले, क्या हम जरा देखो, सेल्फ ईपी में अगर एक लाइन लिखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखेंगे, इट इज द एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to constitute or assemble a single charge distribution। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम समझाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये इंटरेक्शन ईपी जो तुम अभी पढ़ करके आए हो, वही वाला यह इंटरेक्शन ईपी है। इसमें तो सीधा सीधी क्या लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ अ स्मॉल वर्क डन बाई इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब था यहाँ पर जो भी आपके अगर दो चार्ज पार्टिकल का अगर सिस्टम हम मानते थे Q1 और Q2, तो अगर मान लेते यह R से अगर 2R डिस्टेंस पे, या फिर ऐसे समझो कि इन्फिनिटी से, मान लेते दोनों भी चार्ज पार्टिकल हमारा इन्फिनिटी पे था आपका, ये इधर की ओर एक छोर इधर पे आता, इन दोनों को उठा करके हमने R डिस्टेंस पर ला करके रखा। तो तुम्हें बताए थे जब R डिस्टेंस पर ला करके रखते हैं तो हमने कुछ वर्क करते हैं, और या फिर ऐसा भी बोल दो कि हम यहाँ पर कुछ वर्क, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क किया होगा, तो उसका जो निगेटिव वर्क होता है वही स्टोर हो जाता है इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। कोई तकलीफ, एक्चुअल में होता है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, मगर फोर्स कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस वजह से उसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? जबकि देखना इसमें एक समझना, ये जरा इसको समझाने के लिए हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं, एक छोटे से सवाल का। जैसे बच्चा पार्टी, मान लो कि हमारे पास ये कोई एक डिस्क था, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक डिस्क है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था अभी, ठीक है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, हमारे पास ढेर सारा चार्ज प्रेजेंट था, कहां पर, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर हमने क्या किया, इन्फिनिटी पर हम गए और चुपके से यहाँ से क्या करते हैं, एक डिक्की को उठा करके लाके यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, जब पहला बार तुम यहाँ पर जब डिक्की ला करके रखे हो, तो क्या इस बात से सहमत हो कि अब भी इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं प्रेजेंट था। बात समझ पा रहे हो? तो ये आराम से आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर जैसे ही अपने दूसरा चार्ज पार्टिकल को उठाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपका बताओ, यह अपने सराउंडिंग में डिक्की हमारा क्या क्रिएट करके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या क्रिएट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो अगला दोबारा बार जब यहाँ से डिक्की उठा करके लाओगे, तो अगला बार इसको ये डिक्की पे हमारा एक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, ये वाला, ये वाला कुछ इधर की ओर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या बोलो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा उसी अमाउंट में हम एक एक्सटर्नल लगा करके लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर, और धीरे धीरे मूव करवा करके यहाँ पर लाके इस तरह से रखेंगे। अब बताओ, हमें हर दूसरे चार्ज पार्टिकल को अब लाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है? तब जाके यह हमारा सिस्टम बना है। कोई दिक्कत है? बना है। तो जो ये अब बना होगा, मतलब जो हमने वर्क किया, यह जो वर्क होता है यह स्टोर हो जाता है इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिसके हम आपका सेल्फ ईपीई के नाम से जानते हैं। हमें नहीं लगता इसमें समझने में कोई तकलीफ हुआ होगा। अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो हम इसमें लिखते हैं 2 लाइन। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमारा टोटल चार्ज हम मान लेते हैं क्यू था, यहाँ पर टोटल चार्ज हमारा आपका क्यू था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, सो टू फॉर्म और constitute
to constitute a charged disk, we need external force whose work done is stored in the form of EPE, which is known as सेल्फ ईपीई ऑफ डिस्क। कोई दिक्कत है? सेल्फ ईपीई ऑफ डिस्क। अब देखो एक बात समझना, हर का सेल्फ ईपी हम लोग को नहीं पढ़ना, 2-4 सिस्टम का ही पढ़ना है। वो हम आपके जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे डिराइव भी करेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसका। बस इतना समझ लो कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज की अगर बात करें, बता पॉइंट चार्ज के लिए कोई भी सेल्फ ईपीई के नाम का कोई वर्ड होगा? नहीं होगा, अपने आप में क्या है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। और सेल्फ ईपी वगैरह क्या है? सिस्टम के लिए, कंस्टिट्यूएंट सिस्टम के लिए डिफाइंड है, हमारे असेंबल करने में जितना वर्क डन होता है। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं हो, बताओ। तो यहाँ पर अगर हम एक बात लिखने की अगर कोशिश करें, बताओ क्या लिख सकते हैं कि सेल्फ ईपीई ऑफ पॉइंट चार्ज, सेल्फ ईपीई ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड, अच्छा और कैसे? तो फिर और वी डू नॉट टॉक अबाउट सेल्फ ईपीई ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता कोई समझने में तकलीफ हो। बस एक बात और यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। 166 167 एलिन का सीट बना रहे हो तुम लोग ढंग से? इंगेज बन रहा है? सर नहीं बना पा रहे, जल्दी जल्दी था। ठीक, अगर ये भी टेस्ट है तुम्हारा मैथ्स और केमिस्ट्री का, मगर फिर भी जरा सा कोशिश करो जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हम लोग का। बस इसी में एक ऑप्टिक्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही 2 टॉपिक भर दिक्कत होता है। बाकी जो सिलेबस है 12th के बहुत इजी है और छोटा छोटा है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लगभग 7 से 8 क्लास में खत्म हो जाएगा, लगभग 4 क्लास में कैपेसिटर। उसके बाद आप जाएंगे हम लोग आपका मैग्नेटिज्म पे, मैग्नेटिक्स हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक सोर्स एक इफेक्ट है। पहले हम लोग सोर्स पढ़ेंगे तो सोर्स हार्डली 3 क्लास, लगभग 4 क्लास इफेक्ट जाता है। फिर ईएमआई आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लगभग 4 से 5 क्लास। एसी आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट जिसे कहोगे, वो ले दे करके लगभग 7 से 8 क्लास जाता है। फिर मॉडर्न लगभग 8 से 10 क्लास, इतना सा बचा हुआ है। तो बहुत जल्दी खत्म, हम लोग का अक्टूबर तक खत्म हो जाए, तब ना नवंबर दिसंबर जम के प्रैक्टिस करेंगे एकदम। ठीक है, आ जाओ। हम एक जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है ये वाला, और एक हमारा होलो स्फीयर है। बता, होलो स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा? इसके सरफेस पे कि इसके वॉल्यूम में? सरफेस पे। अच्छा एक बात और समझना, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले होंगे, तो वहां पर भी एक चीज बताएंगे कि सॉलिड जरूरी नहीं है कि सॉलिड का जो चार्ज रहेगा वो हमेशा वॉल्यूम ही रहेगा, वो भी सरफेस पे आ जाएगा। कब आएगा हम बताएंगे, जब कंडक्टिंग होता है तब। क्यों होता है, रीजन उसका बाद में सीखते हैं। तो अभी मान लो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड वाला, और ये वाला होलो स्फीयर है। चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोले, मत दिमाग में लाना। बताओ, ये वाला हमारा क्या है? सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। बहु एक बात बताओ, अगर दोनों को अगर हम यहाँ पे होलो स्फीयर है, अच्छा बताओ, होलो स्फीयर को एक नाम दिया करा करते थे, याद है? सेल। भूल गए? याद है ना, सेल। तो जरा एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अगर हम ईपीई लिखने का कोशिश करें, तो पहली बात तुम क्या बोलोगे? मास्टर एक तो हो जाएगा आपका सेल्फ ईपीई ऑफ सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर प्लस दूसरा हमारा क्या आपका सेल्फ ईपीई ऑफ सेल, ये तो हो गया आपका सेल्फ। मगर बताओ क्या दोनों में इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा? अरे अगल बगल ही रखा हुआ है कि नहीं हमारा? तो साथ में इसका आपका क्या आएगा? इंटरेक्शन। ये कैसे निकलेगा आगे जाके सीखना है हम लोग को, ठीक है, बस बता रहे हैं एग्जाम्पल पे। इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सेल, सॉलिड स्फीयर एंड सेल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें, कोई दिक्कत है? हाँ या ना? नहीं सर। चलो यहाँ पर एक बात हम जो लिख रहे थे, क्या लिख दें बताओ भैया? अच्छा ठीक लिख दिए थे उधर, पता नहीं क्या लिखे थे। ठीक है कोई बात नहीं, लिख देते हम फिर से पूरा। वी डू नॉट टॉक अबाउट सेल्फ ईपीई, अबाउट सेल्फ ईपीई ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल point charge particles as it is not mentioned as it is not defined also for system of, अच्छा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये दो चार्ज पार्टिकल का ईपी लिखे वो कौन सा है? इंटरेक्शन है कि सेल्फ है? अरे बोलो यार। सर आप क्या पूछ? हमने जो पहले से फॉर्मूले पढ़ करके आए हैं कि ईपीई ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के क्यू वन के टू अपॉन आर, वह कौन सा ईपीई है? इंटरेक्शन की सेल्फ? इंटरेक्शन ऑफ 2 पॉइंट चार्ज of 2 point charges, the EPE is KQ1 Q2 upon R is the interaction EPE, is the interaction EPE। हमें नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी को हटा दो, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छे से समझना, इसको देखना और जल्दी से देखो। हमें बताओ आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा कुछ तो किए नहीं है कि हम ईपीई ऑफ सिस्टम कैसे लिखते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेल्फ ईपी और इंटरेक्शन ईपी कैसे लिखते हैं और क्या होता है। तो जरा अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों का मतलब सेम होता है। आ जाओ, हेडिंग डालो। हाँ बोलो। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। नहीं ये तो हो रहा है अभी तक तो, क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था, बाद में रिविजन करने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इसी का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझना अच्छे से, बहुत मजेदार टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश करना। जरा बताओ पहली बात तो हमारा, जिसे आपका याद करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहला बात तो यही बोले थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज पार्टिकल या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइंड है किसी एक पॉइंट पर। मतलब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होता है। सेम काम यहाँ पे करना है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और यह भी किसी एक चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड है, ठीक है। और ये कैसे डिफाइंड है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले जो हमने बोला है जरा उसको जरा छाप देते हैं। इट इज डिफाइंड ड्यू टू एक बात देख लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ना? सही है।
It is defined due to some charge distribution, some charge distribution at a point, एक बात और देखो बताते हैं, ऑल्सो पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, ऑल्सो। अच्छा देखो यहाँ पोटेंशियल जब बोलेंगे ना बच्चा पार्टी, यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझना है, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं समझोगे, क्योंकि ग्रेविटेशन समझेंगे तो वहां पर mg कंसिडर, जब gm1 इंटू एम टू अपन आर स्क्वायर जो बोल दो आपका, वहां पर वो फोर्स कंसिडर हम करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां भी हम पोटेंशियल यूज वर्ड कर रहे होंगे, उसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत है तो लिखिए थे फिलहाल के लिए भी, ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, चेंज इन इलेक्ट्रिक यार पोटेंशियल, हाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड। अच्छा तो हमने कहा कि सर पहले डिफाइंड करके बताओ डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने कहा ना कि जो भी मान लो, पहले लिखते हैं आपको ना, ऐसे समझो आपका, मान लो कि हमारा कोई आपका एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे भाई लिखते अच्छे से, एक सेकंड, ये क्या हमारा आपका या सोर्स चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी बोल दो आपका, सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्स का मतलब जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है, सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि हमें इस पॉइंट पर बच्चा पार्टी हमें निकालना है पोटेंशियल, ये पॉइंट पी है हमारा, और यहाँ पर हमें निकालना है वीपी, और वीपी आपका क्या है, ये वाला अगर चुपके से अगर इसको हम बोले, ये क्या हमारा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। जरा समझना, देखो क्या हम बोले थे। पहली बात बताओ, हमने क्या कहा कि तुम जाओ इन्फिनिटी पे, एक कोई चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो अभी r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, r पे। अब बताओ इसको जब उठाकर तुम यहाँ पर लाने की कोशिश करोगे बच्चा पार्टी, तो जो सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा होगा कि नहीं रखा होगा, बोलो, अरे बोलो यार, रखा होगा। जब अच्छा जब ये हम इसको ले करके आ रहे होंगे तो क्या इसको आराम से आने देगा, इसको कोई फोर्स लगा नहीं लगाएगा। तो देखना, ध्यान समझना, ये जो हमारा अगर हमें ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, मान लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पार्टिकल नेचर में पॉजिटिव ही होता है, इसको हम क्यू नोट बोलते हैं आपका, इस क्यू नोट को यह धक्का मारेगा। अगर यह सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तब, अगर निगेटिवली है तो इसको इधर खींचेगा। तो दोनों काम हमें बस यह करना है, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल एजेंट हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा ये बताते हैं। यहाँ पर हमारा यह लग रहा है आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ये लग रहा है हमारा आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यह एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से लगा। तो बताओ हमने क्या किया, इसको चुपके से इधर की ओर हमने एफ एक्सटर्नल एक फोर्स लगाया, और बातें वही बातें कि एफ एक्सटर्नल हम इतना ही लगाया कि लगभग किसके बराबर हो, हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। और ये जब चार्ज पार्टिकल यह मूव करे, इसका जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा वो जीरो होना चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि यह स्लोली मूव करे, क्या करे, स्लोली। बात समझ पा रहे, कहना चाह रहे हैं आपका, मूव्स स्लोली और डू नॉट चेंज वेलोसिटी, डू नॉट चेंज वेलोसिटी। तो दिक्कत है, चलो आ जाओ इसका अब वगैरह समझना। अगर हमें पॉइंट पी पे डिफाइन करना था तो हम क्या बोले कि भैया एक काम करो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Vp। अच्छा, Vp हमें जो पहले Vp डिफाइंड है हमारा, तो बताओ एक बात और, हमें पहले तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पे तो डिफाइंड है ही नहीं, हमें पहले डिफाइंड है हमारा क्या, डेल्टा V डिफाइंड है। तो डेल्टा V का वैल्यू क्या पढ़ाया था कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य और पर यूनिट चार्ज के बराबर क्यू नॉट। तो दिक्कत तो बताओ बउआ, एक बात बताओगे, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, यही वाला फॉर्मूला हम किसके लिए पढ़े बताओ, डेल्टा यू के बराबर पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अरे बोलो, अभी पढ़ के आए हैं। ये क्या हमारा डेल्टा यू बटा क्यू नॉट। हमें नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए इसमें, कोई दिक्कत है? ये डेल्टा भी का मतलब हो गया आपका क्या कि सर फाइनल पॉइंट P माइनस इनिशियल कहां था हमारा, इन्फिनिटी तक। अभी हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे हमारा आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम मानते हैं जीरो, इसीलिए आपका जीरो हो जाने के कारण जो पोटेंशियल डेल्टा भी है वह Vp के बराबर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ? हाँ बोलो। डेल्टा यू तो माइनस ऑफ वर्क डन का। बउआ डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। हम तुम्हें पीछे देखो, हाँ सर याद आ। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, और हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो ये हमारा क्या, एक ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल आपका ये है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी बोल दो आपका ये वाला। बताओ पोटेंशियल हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन है आपका स्केलर क्वांटिटी है। बताओ इसका एस यूनिट क्या होगा हमारा, वर्क डन का जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं पता है, वोल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो अगर तुमसे हम चुपके से यहाँ पर एक काम बोले कि बताओ कि 1 वोल्ट को जरा डिफाइंड करो, तो क्या बोलोगे, कहोगे कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो वह 1 वोल्ट वह वर्क डन है, वह अमाउंट ऑफ वर्क डन है, या जूल में जो भी बोल दो वर्क डन है, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक रखने में किया गया वर्क डन, हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाएगा। नहीं बुझाया हम क्या बोले, समझ में आया? तो यहाँ पर लिखते हैं आपका वर्क डन बाई, शिवगामी तुम्हें बुझा रहा है जी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent to bring the 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from infinity to desired point, या desired position बोल दो आपका, desired position is known as 1 volt। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर एक नोट पॉइंट और लगा के लिखते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल हो हमारा और चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इन्फिनिटी पे पूछे, तो हम बोलते हैं, या सोर्स चार्ज, कोई आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे हम जीरो मान के चलते हैं, कन्वेंशनली माना है। यहाँ लिख देते हैं आपका, इट इज कन्वेंशनली कंसिडर्ड, it is conventionally considered electric potential at infinity due to any charge or charge distribution is zero, considered जीरो। मतलब हमें कोई भी पूछे कि भी इन्फिनिटी कितना पे होगा तो हमारा ये जीरो होगा, ये कन्वेंशनली मान लिया गया। कोई दिक्कत तो बताओ हमें बच्चा पार्टी, समझ में आया? अब जरा एक बात बताओ, हम देखो क्या क्या पढ़े अभी, हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि जो वर्क पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह कुछ और नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मगर एक बात और बताओगे, एक डेफिनेशन और नहीं हम बोल सकते थे
कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कुछ और नहीं ईपीई पर यूनिट चार्ज भी होता है कि नहीं होता है, बताओ। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नहीं, आ जाओ, यहाँ कह सकते हैं कि ऑल्सो ऑल्सो पोटेंशियल ऑल्सो पोटेंशियल पोटेंशियल ऑल्सो कैन बी डिफाइंड। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना। पोटेंशियल ऑल्सो कैन बी डिफाइंड as defined as defined as क्या लिखना है आपका, इसमें क्या लिखना है, एक्चुअली देखते हैं डिफाइंड एज डिफाइंड एट अ पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज द ईपीई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई ऑफ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल placed at that position associated with that charge distribution ये क्या हम बोले हैं, हम जब इसका एप्लीकेशन अभी देखने वाले हैं तो खुद समझ में आ जाए। ये इसका कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमें आने चाहिए, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज पार्टिकल या सोर्स या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड है, और वह इस तरह से डिफाइंड है कि कोई इन्फिनिटी पे कोई हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, उसको उठा करके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था वहां पर रखने में किया गया वर्क डन और पर यूनिट चार्ज ही हमारा उस जगह का उस सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पार्टिकल के कारण पोटेंशियल कहलाता है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। नहीं, तो हम लोग अब जैसे देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, क्योंकि ये भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही डिफाइंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें अलग अलग पोटेंशियल निकालना सीखना है। तो पहला बताओ हमें चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो भैया वो अपने सराउंडिंग में कितना क्रिएट करता है। यहाँ पर लिखते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम सीखेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो आ जाओ बच्चा पार्टी, पहला हम सीखते हैं आपका ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मान लो हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है, ये वाला Q1 या कैपिटल Q मान लेते हैं, कैपिटल Q, और इससे हमें R डिस्टेंस पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव है तो कि इधर होगा, बताओ। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ये हम बार बार पूछेंगे और बार बार तुम गलती बताओगे, हम जानते हैं। ये हमारा पॉइंट P पे हमें निकालना है, तो क्या करो, यहाँ पर तुम एक चुपके से एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ले आओ और Q नोट को ले आओ, बताओ इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है बताओ वो कितना होगा।
तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे सर के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना हमारा आर। कोई दिक्कत है? बताओ हम क्या बोले, पोटेंशियल एट पॉइंट थ्री को लिखने के लिए हम भी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना हमारा के क्यू क्यू नॉट, और दोनों का बीच का डिस्टेंस आपका आ रही है और ये क्यू नॉट, ये डिवाइड कर दो तो देखोगे पोटेंशियल का जो वैल्यू आया वो कितना है हमारा, के क्यू बटा आर के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना? ये वाला क्या है हमारा, ये वाला है, ये वाला अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। अच्छा यहाँ पर जो आपका रखना है पुट थी द वैल्यू ऑफ क्यू, इसलिए कहते हैं पुट क्यू विथ साइन, पुट क्यू विथ साइन। कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा एक बात और जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे, जो हमारा पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, मतलब कि अगर पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा तो डिस्टेंस कम रहा होगा, पोटेंशियल कम तो डिस्टेंस ज्यादा। कोई दिक्कत है? और ये वाला जैसा ग्राफ अगर तुम बनाने की कोशिश करो तो बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा ये वाला? हाँ बोलो। क्यू का साइन क्यों जरूरी है, ये स्केलर है ना। फिर से हम कह रहे हैं, अरे पोटेंशियल बताओ यहाँ पर क्या लिखे हो, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, और पोटेंशियल एनर्जी में हमें पता है कि जो चार्ज रखते हैं किसके साथ रखते हैं, हमारा साइन के साथ, और क्यों रखते हैं इसका ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला, ये हमारा भी और आर, ये वाला ऐसे मैंने, कोई दिक्कत तो बता दो हमें, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के कारण, मगर चाहते हैं कि अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को खत्म करें, आज रहने को इतना ही। ठीक है, अब अपना मैथ वाला और जो केमिस्ट्री का टेस्ट है उसके लिए लगे रहो, और तुम लोग का नोट्स कंप्लीट है जी कि बस अभी पढ़े जा रहे हो, लिख रही हो? दो क्लास कर चुका हूँ, जल्दी से कंप्लीट करो। और ऑप्टिक्स का? इसका भी एक दो क्लास कर चुका हूँ। अच्छा बताओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरा कुछ होमवर्क कहाँ तक दिए हैं, जरा रुक जाओ तो। अच्छा इसमें शायद डायपोल आ गया, ठीक ठीक, इसमें अभी नहीं दे सकते, अपनी में दे सकते हैं, क्या कहते हैं, एलियन के स्पीच में, रुक जाओ जरा। और अच्छा ये वाला मेगास्कॉम वाला तुम लोग के पास दिया हुआ है ना जी? नहीं सर। अच्छा वो भी नहीं दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? नहीं। और एलियन वाला तो होगा स्पीच? हाँ सर। तो आ जरा इसमें तुम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक पहले बनाओगे, इसमें लिखते हैं, देखो आज ये वाला है आपका ऑब्जेक्टिव ओवन, एलियन सीट, ऑब्जेक्टिव ओवन में क्वेश्चन नंबर, और सब बन जाता होगा जी, हमें पता है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें नहीं बना पाओगे तुम। 26 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 26 तक, फिर आ जाओ तुम इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 36, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, अब जो कि तुम बना सकते हो 41 तक, कुछ ऐसा नहीं है, रुक जाओ देखने दो। ये बना सकते हो, ये वाला हो जाएगा। फिर अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, डायपोल अभी नहीं हुआ है। आ जाओ फिर तुम आ जाओ आपका एलियन का O2 में, एलियन के O2 में आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 1 टू 1 टू 14, 1 टू 14, फिर
क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्रहेंशन देख दो। फिर आ जाओ तुम, ये है आपका कंप्रहेंशन टाइप, तो समझ आना डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 60 से लेकर के 64 तक, 64 ये सब हम आपके O2 की बात कर रहे हैं अभी। फिर आ जाओ सब्जेक्टिव में, एक्सरसाइज सब्जेक्टिव को ये एस लिखते हैं, ठीक है, एलियन वाले। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 to 8, अच्छा 8 अभी 8 नंबर नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्योंकि 8 नंबर हमारा नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट है, ठीक है। फिर ये वाला, फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 12, 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर बाकी इसके बाद जेई मेंस वाला, तो ये सब क्वेश्चन निपटा दोगे, सब हमें कराने की जरूरत ना है भाई को, ठीक है। और ये सब बहुत इजी है यार, ठीक है, कहने का एलियन का सीख रहता है हमें। तुम्हें चाहो तो कुछ इरोडोव के सवाल तुम लगा सकते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाकर के देखोगे तो लगभग शुरुआत के 10-12 सवाल तक में भी हो सकता है कि पहुंच जाओ, वो इरोडोव तुम लगा सकते हो, बनेगा, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो ठीक है, तो जाओ, बाय। बाय।